बच्चों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पिछले लेक्चर में हमने जो लास्ट में पढ़ाई करी थी उस पर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो किस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, यहाँ ध्यान से आप देख लीजिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे किसी एच हाइट से किसी बॉल को ऊपर की तरफ यू स्पीड से थ्रो किया जा रहा था, तो हम पता कर रहे थे कि कितने टाइम बाद वो ग्राउंड से टकराएगा। तो हम थोड़ा डिटेल में ये डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों कि किस स्पीड से किस वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगा, क्योंकि किस टाइम पे टकराएगा वो तो मिल गया था अपन को, वही टाइम ऑफ फ्लाइट भी था। तो ये u बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी इस टाइम के बाद ग्राउंड से टकराएगा। इसका मतलब यही टाइम ऑफ फ्लाइट था, क्योंकि इतना ही देर एयर में था। ठीक है, उतनी बातें तो हमने कर ली। तो अब बच्चों किस स्पीड से ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगी, स्पीड टाइम का ग्राफ कैसे बनेगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, है कि नहीं। फिर हम थोड़ा आगे भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, राइट। तो बच्चों उसी केस को दोबारा से आप देख लें यहाँ पे। तो बच्चों अपना प्यारा सा बॉल है, ऊपर की तरफ हमने यू स्पीड से थ्रो कर दिया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी यू ही हो जाएगी क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में है। यानी कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यानी कि 2 ये हो गया माइनस जी, और ग्राउंड पे टकरा रही है किस वेलोसिटी से भाई, v से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माइनस h। सोल्व करोगे बच्चों तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब है बच्चों v इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2gh, और ये भी बच्चों निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब स्पीड अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है बच्चों, इसी में आपसे कभी पूछ लेता कि यहीं से नीचे की तरफ यू स्पीड से थ्रो कर देते तो क्या होता। तो यहाँ पे इस केस में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू हो जाती। मान लो कि फिर v से टकराता ग्राउंड से, तो वी स्क्वायर माइनस माइनस यू का होल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस जी इंटू माइनस। यहाँ पे भी बच्चों सोल्व करोगे तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh आ गया। माइनस साइन इसलिए बच्चों क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है फिर से, यानी कि यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करो या यू स्पीड से नीचे की तरफ थ्रो करो, इसी वेलोसिटी से बच्चों ग्राउंड से टकराएगी। गेटिंग द पॉइंट और नोट, सेम स्पीड से ग्राउंड से टकराएगी दोनों केस में। यहाँ पे बच्चों दो बातें और कर रहे थे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हम लोग कर रहे थे और स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग। तो आपको नज़र तो आ ही रहा होगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लें हम जरा सा। ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आ जाएगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन ही है बच्चों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लो। ये टाइम जीरो, स्पीड यू, वेलोसिटी यू, सॉरी इसको मिटा दो, टाइम जीरो वेलोसिटी यू। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ऐसे ले लो, ऐसे कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम जीरो, स्पीड वेलोसिटी सॉरी यू, यहाँ पे टाइम यू बाई जी, वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे बच्चों हम किस टाइम तक लेंगे, इस टाइम तक लेंगे। टी इज इक्वल टू, यहाँ नहीं लिखा है क्या, यहाँ नहीं लिखा था क्या, टी इज इक्वल टू कितने देर में हवा में रहेगी, यू बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, इतने टाइम बाद, यानी टी कॉमा माइनस ऑफ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। इतने टाइम बाद ये ग्राउंड से आके टकरा रही है, ये तो आपको याद ही होगा, मैंने डिस्कस किया था ये टाइम का बाद। यहाँ पे देखो यही चीज़ डिस्कस किया था मैंने, इसी टाइम का बाद डिस्कस किया था। इतने टाइम बाद ही ग्राउंड से टकराता है, तो इतने टाइम तक जाना है। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड रहता था तो अपन 2u बाई जी टाइम तक जाते थे, ठीक है। यही अगर अपने को स्पीड टाइम ग्राफ किसी को कन्वर्ट करना है बच्चों, तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जब तक वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव है तब तक स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम टाइप की बनेगी, और जितना इसके बाद जितना वेलोसिटी निगेटिव आ रहा है उतना ही स्पीड पॉजिटिव, मतलब इसी टाइम तक, राइट। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, यहाँ टाइम तक टी कॉमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा
यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ बच्चों। कितना लाइफ इजी है बच्चों, है? यहां बच्चों देखो, इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया A2 है, तो अगर अलजेब्राइक एरिया लेते हो, मतलब साइन के साथ लेते हो, तो A2 निगेटिव आ जाएगी, A1 पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पे इसकी एरिया माइनस इसकी एरिया माइनस एच आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अपन को पहले से पता है कि माइनस एच है, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस आप पता कर लो आराम से, है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो सबको पता है। यहां से यू स्क्वायर बाई 2g ऊपर गया है, फिर यू स्क्वायर बाई 2g नीचे आया है, और फिर h और नीचे आया है, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी प्लस एच। ये कैलकुलेट कर लो, इसकी एरिया ये वाली आएगी। दोनों का एरिया जोड़ोगे तो इसका एरिया मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं। इतना चीज तो हम लोग पहले भी कर चुके थे, अच्छी बात है बच्चों। तो यहां पर अगर हम डील करना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम कैसे बनाएंगे बच्चों, वही पैराबोला डाउनवर्ड याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर एक कोफिशिएंट निगेटिव, पर यहाँ पे बच्चों बात अलग क्या हो जाएगी पता है, पैराबोला डाउनवर्ड यहाँ से ऐसे नीचे जाएगी, कब तक, माइनस एच हाइट, यस वाई। यहाँ पे क्या करो बच्चों, जहाँ से थ्रो किया है ना उसको y इज इक्वल टू 0 मान लो। कहने का मतलब है कि इस टावर को y इज इक्वल टू 0 मान लो। जब टकरा रहा होगा तो माइनस एच पे आएगा, राइट। ये आ जाएगा बच्चों t कॉमा जो t आया था माइनस एच, राइट। यहाँ पे सारा पॉइंट बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों वो टाइम हो गया u बाई जी, हाइट हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे बच्चों टाइम हो गया 2u बाई जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि सेम लेवल पे 2u बाई जी टाइम के बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस एच तक जाते रहे। यहाँ पे बच्चों अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो लाइफ और इजी हो जाता है। क्यों भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाने आपको आना चाहिए। लास्ट में मैं इस पे एक बहुत ही अच्छा खासा सवाल लूंगा, जब लास्ट लेक्चर में केवल क्वेश्चंस करवाऊंगा उस समय। पर यहाँ तो आप समझदार हो कि जब तक ऊपर जा रहा है तब तक डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि u बाई जी टाइम ऑफ एसेंट तक डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद बच्चों इतने डिस्टेंस के बाद जितना नीचे की तरफ चलेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब देखो जितना नीचे की तरफ आया है ग्राफ को हम उतना ही ऊपर की तरफ इसके बाद करते जाएंगे। देखो इसके बाद थोड़ा सा जो है ज़्यादा स्टीपर बन गया यहाँ पर, इसको थोड़ा और प्यारा सा बना देते हैं ताकि दिखे तो लगे कि भाई वही बना है। तो यहाँ तक तो ठीक है बच्चों, इसके बाद ऐसे, अरे यार फिर खतरनाक बेकार बन गया, क्या हो रहा है भाई साहब हैं। ये देखो थोड़ा सा ऐसे 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 बन जाएगा बच्चों, अब ठीक है। और ए ऑफ कोर्स कहाँ तक जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपना कितना आया था, यू स्क्वायर बाई जी प्लस एच, इतने तक जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा। बच्चों एक अपना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनो। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे है। मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे, सेपरेशन के टाइम पे वेलोसिटी इंपार्ट हो जाती है। अब इसको मैं इलेबोरेट कर रहा हूं जो बात मैंने बोला है। जैसे कि बच्चों मान लो कि मैं ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से हवा में जा रहा हूं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं और मेरे साथ ये भी जा रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ते समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर थी। मतलब सेपरेशन के समय पे सेपरेटेड बॉडी और जिससे सेपरेट हुआ है उन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। मैं उड़ रहा हूं बच्चों, भगवान विष्णु आया, कुछ गलती काम देखा मेरे दाएं हाथ को काट दिया, मैं 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। तो जिस समय हाथ कटा उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अगर t इज इक्वल टू 0 से मोशन कंसीडर करना स्टार्ट करोगे मेरे कटे हुए हाथ का, तो उस समय पे t इज इक्वल टू 0 मानोगे, तो t इज इक्वल टू 0 पे मेरे हाथ की u लिखोगे,
कितना बोला था मैंने, 50 या 20, जो भी बोला था, मेरे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वही इस हाथ की भी होगी। उस टाइम के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा कटे हुए हाथ का, वो बात अलग है। जैसे एक बलून है बच्चों, बलून 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, धागे में एक बांधा हुआ छोटा सा पत्थर, अब किसी वजह से किसी हाइट पे जाके वो धागा कट गया, तो 20 मीटर पर सेकंड से वो बलून के साथ साथ पत्थर का टुकड़ा भी जा रहा था। तो अगर उस समय से मोशन को कंसीडर करना स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन और दैट पार्टिकल विल आल्सो बी 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लेना, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी गेट इंपार्टेड, यही बताने वाला हूं, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी गेट इंपार्टेड। वेलोसिटी इंपार्टेड और ट्रांसफर्ड, उस समय की वेलोसिटी उसको मिल जाती है, वही होती है ना, टू द सेपरेटेड बॉडी। मीन्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन both the parts will have same velocity। उसके बाद का कंडीशन जो भी आता है वो लगाते जाओ, है ना। ये लिख लो बच्चों कि जैसे सेपरेट हुआ, मैंने इतना सारा एग्जांपल आपके सामने लिया है कि नहीं। बलून का धागा टूट गया, पत्थर नीचे गिरने लगा, उस समय जितनी बलून की वेलोसिटी होगी वही उस पत्थर की वेलोसिटी होगी। मैंने इस पेन को छोड़ दिया, तो मेरी पेन को छोड़ते समय जो मेरी वेलोसिटी होगी उस समय वही पेन की भी वेलोसिटी होगी। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी है बच्चों। यहाँ पे देखो, अ बलून वाज मूविंग अपवर्ड्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बलून अपने मन मर्जी से उड़ रहा था ऊपर की तरफ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, ये सवाल है। फिर अ स्टोन टाइड टू इट गेट डिटैच्ड आफ्टर 10 सेकेंड्स। अच्छा, मतलब बलून जब स्टार्ट करता है उसके 10 सेकेंड बाद जो है क्या हो जाता है, यहाँ से बलून स्टार्ट कर रहा है बच्चों उड़ना। ठीक है, एक पत्थर बंधा हुआ है, 10 सेकेंड बाद, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया है, तो t इज इक्वल टू 10 पे ये ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। बच्चों जब तक ये बलून और पत्थर साथ में था तब तक दोनों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था। अभी बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं अप्लाई करना है जब तक पत्थर बलून के साथ है, क्योंकि इस पे बायांट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। उतनी बातें आप बाद में समझोगे, लेकिन जब तक ये अपने मनमर्जी से ऊपर उड़ रहा है तब तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, इसको क्या कहेंगे, सोलली ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आया है। बात समझ में आई। तो जब तक दोनों साथ साथ हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने सेकंड तक बच्चों, 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड में कितने हाइट तक चला जाएगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है बलून की, यानी कि बच्चों ऊपर की तरफ 1/2 इंटू ए, ऊपर की तरफ है 2 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब कि बच्चों 100 मीटर ऊपर चल गया होगा ये, राइट। ठीक है बच्चों, 100 मीटर के हाइट तक पहुंच गया है ये। ठीक है, यानी कि 100 मीटर के हाइट तक ये पहुंच गया है। 100 मीटर, एक मिनट बच्चों, कहाँ पहुंच गया है, 100 मीटर के हाइट तक। थोड़ा सा h इज इक्वल टू 100 मीटर। अब यहाँ से क्या होता है, पत्थर टूट जाता है, ये पत्थर है, पत्थर टूट जाता है, तो पत्थर ग्रेविटेशन के चपेट में आ जाएगी। पर सेपरेट होते समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी a 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 10 सेकेंड तक, ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे ना, बलून की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंट है, यानी u 0 था, छोड़ा गया है, बस बलून ऊपर जाने लगा, यानी a2 इंटू टी, यानी कि अभी 20 मीटर पर सेकेंड से
क्या है, अपना पत्थर भी ऊपर जा रहा होगा। तो हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से कि वो जो पत्थर है उसको 100 मीटर के हाइट से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं इसको। अच्छी बात है बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 100 मीटर के हाइट से इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ हमने थ्रो कर दिया है। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाता था बच्चों, u/g, मतलब कितना आ गया बच्चों, 20/10 प्लस अंडर रूट u²/g², मतलब 20²/10² प्लस 2h/g, मतलब 2 × 100, 2h/g का मतलब 10। ये हो गया बच्चों खत्म, यानी 2 प्लस अंडर रूट ये 4 प्लस 20, यानी 2 प्लस अंडर रूट 24। ये आ जाएगा बच्चों कितना, लगभग 4.9। तो ये हो जाएगा बच्चों 6.9। क्या बोल रहा है बच्चों, टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो यहां से 6.9 सेकंड लगा, यानी कि अगर स्टार्टिंग से कंसीडर करोगे तो 10 सेकंड और जोड़ दो, क्योंकि 10 सेकंड बलून के साथ ऊपर गया था। बलून से जब छूटा तो हमने मोशन को इस तरह से कंसीडर कर लिया, और इसके बाद 6.9 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली ये ग्राउंड पे दोबारा आ गया। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, अगर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट देखोगे बच्चों तो 100 मीटर प्लस u²/2g, मतलब 20²/2g, जी यहाँ पे 10 ले लो बच्चों, दिया गया भी है, यानी कि 100 प्लस 20, 120 मीटर ग्राउंड से। ठीक है बच्चों, सेपरेशन के टाइम पे वेलोसिटी सेपरेटेड बॉडी और ओरिजिनल बॉडी की या मेन बॉडी की सेम रहती है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, राइट। उसी पे एक और सवाल है बच्चों, ये पीवाईक्यू का प्यारा सवाल है। पीवाईक्यू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर ये पीवाईक्यू का सवाल है। अ हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। यहाँ पे बच्चों g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर अपनी मनमर्जी से चलेगा। हेलीकॉप्टर जो है खुद उड़ने वाला है, जैसे बलून खुद उड़ने वाला था। तो हेलीकॉप्टर जब तक अपनी मनमर्जी से उड़ रहा है तब तक उसके मोशन पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं अप्लाई करेंगे। समझे कि नहीं, कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई करते हैं। जैसे इसको छोड़ दिया, अब इस पे इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो -g के बराबर होगी। बात समझ में आई। जब तक मैं इसको अपने बल पे ले जा रहा था ऊपर की तरफ, तब तक इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं थी, तब तक ये मेरे प्रभाव में था। अब हेलीकॉप्टर पे जो भी है वो हेलीकॉप्टर के प्रभाव में है। जब हेलीकॉप्टर से डिटैच होगा तब जाके वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगा, उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई। तो हेलीकॉप्टर ऊपर चलना चालू किया बच्चों, ठीक है, ग्राउंड से। कितने एक्सेलरेशन से, तो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन ऊपर है g के बराबर। अच्छी बात। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट व्हेन इट इज एट ए हाइट h, मतलब यहां पे u0 थी बच्चों। h हाइट पे पहुंचने के बाद एक फूड पैकेट इससे ड्रॉप किया गया, मतलब कि सेपरेट हुआ। मतलब कि उस समय पर फूड पॉकेट की स्पीड वही होगी जो कि हेलीकॉप्टर की स्पीड थी। तो h हाइट पे हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो लगा देते हैं भाई v² - u² इज इक्वल टू 2s, यानी कि बच्चों v² इनिशियल 0 से रॉकेट हेलीकॉप्टर ऊपर जाना स्टार्ट किया है, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन g है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की एक्सेलरेशन g है अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी नहीं लगाना है। डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की तरफ है, यानी कि v जो हो गया बच्चों √2gh हो गया। मतलब उस समय ये भी √2gh वेलोसिटी से ऊपर की तरफ या 2gh स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं कि इस फूड पैकेट को हमने h हाइट से ऊपर की तरफ √2gh स्पीड से थ्रो कर दिया है। तो क्या पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। तो इसके बाद, यहां के बाद अगर इसको t इज इक्वल टू 0 मानते हो तो इसके बाद टाइम क्या लगता है बच्चों, तो हम सबको पता है
क्या लगेगा टाइम वहाँ के बाद, u बाई जी मतलब अंडर रूट 2gh बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर यानी 2gh प्लस 2h बाई जी मतलब 2g, यानी कि बच्चों ये क्या हो गया, g से g कैंसिल हो गया बच्चों। इसको सोल्व करोगे तो वहाँ के बाद जो टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी प्लस बच्चों अंडर रूट यहाँ पे 4h बाई जी। तो इतना सोल्व करने के बाद क्या आया बच्चों बताओ, उसके बाद लगभग लगभग क्या आया है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो तो, यानी कि बच्चों अंडर रूट 2h बाई जी प्लस 2 बाहर आ जाएगा h बाई जी, यानी कि बच्चों आंसर आ गया ये वाला, देख लेना यहाँ पे आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ। ये वाला आंसर आ गया बच्चों, क्यों भाई, अंडर रूट एच बाई जी कॉमन में ले लो, दूसरे वाले टर्म में 2 है, इस वाले टर्म में √2 है, तो 2 प्लस √2 का मतलब 1.4 लगभग, तो 3.4 इंटू अंडर रूट एच बाई जी। कब से पूछ रहा है, जब से हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया है उस समय के बाद से टाइम पूछ रहा है, ठीक है, ये भी अपने को क्लियर हो गया है, राइट। चीजों को आप समझ गए कि नहीं, जब तक हेलीकॉप्टर के पास था, मैं बार बार बता रहा हूं, तब तक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेना है, एक्सेलरेशन वही लेना है जो एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर है। पिछले केस में बच्चों जो ये बलून था, जब तक पत्थर बलून से अटैच था, बलून मैं बाद में बताने के लिए बताया हूं कि बायांट फोर्स के चलते ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे अप्लाई नहीं होगी जब तक दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, अब मैं इसको नहीं बताऊंगा। हाँ, अब बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है अदर प्लैनेट्स की, दूसरे प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो दूसरे प्लैनेट पे क्या हो जाएगी, फॉर अदर प्लैनेट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट and in vertically downward direction means towards the center of the earth near the earth surface of that planet, acceleration due to gravity will be some other constant, अर्थ पे 9.8 थी, मून पे 1/6 ऑफ 9.8 लगभग हो जाती है, ठीक है, नियर द मून सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो फॉर अदर सरफेस, फॉर अदर प्लैनेट्स near their surface acceleration due to gravity of any free falling object is constant, maybe some other constant, for example g of moon is equal to g of earth by 6 लगभग, यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वही इक्वेशन लग जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन लगती थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला इक्वेशन, राइट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक सवाल अगर मैं यहां पे लूं कि अगर एक आदमी, इफ ए मैन कैन जंप अप टू 3 meters on the earth surface, up to what height can he jump on the surface of a planet
हुज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसा सवाल आ गया। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कैसे आती है। बच्चों अगर वही आदमी है तो धक्का मार के यू स्पीड से ऊपर उछलने की ताकत उसकी हर प्लेनेट पे है। ठीक है, उस मसल तो उसी आदमी का है, फोर्स तो वही आदमी लगाएगा सरफेस पे। ठीक है, तो किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, वो जब जंप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी यू हर जगह सेम होगी। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि जितना हाइट जंप कर सकता है मैक्सिमम हाइट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एच मैक्स क्या हो जाता है, एच मैक्स हो जाता है बच्चों यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे जी वैरी कर रहा है, हर प्लेनेट पे उसकी सेम स्पीड से उछलने की कैपेबिलिटी है, तो यू फिक्स कर दो, यानी कि h विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो h ऑन दैट प्लेनेट बाई h ऑन अर्थ इज इक्वल टू g ऑफ अर्थ बाई g ऑफ दैट प्लेनेट, यानी कि हाइट ऑन दैट प्लेनेट विल बी g ऑन अर्थ बाई g ऑन दैट प्लेनेट इनटू हाइट जम्प्ड ऑन अर्थ। यहाँ से कैलकुलेट करो बच्चों, तो जीई को 10 मान लो, जीपी 2 हो गया, तो ये 5 हो गया, 5 इंटू एच ई, मतलब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3, मतलब 15 मीटर हाइट तक चल सकता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना, ये आता है बच्चों की अर्थ पर मान लो कि वो कहीं एच हाइट से जंप कर सकता है सेफली, कि उसका हाथ पैर नहीं टूटे। ठीक है, तो दूसरे प्लेनेट पे कितने हाइट से वो सेफली जंप कर सकता है। तो यहां भी बच्चों देखो, मेरी हड्डी टूटने के लिए इसको किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से टकरानी होगी, मतलब मेरे पैर का हड्डी टूटने के लिए मेरे पैर के हड्डी को ग्राउंड से एक पर्टिकुलर स्पीड से टकरानी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड जिससे टकरा सकता है आदमी, ताकि उसका हड्डी नहीं टूटे, वो सेफ रहे, वो डिफाइंड होता है, राइट। तो अगर एच हाइट से बच्चों या डी डिस्टेंस कोई फॉल करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, √2dg। एच हाइट से कोई फॉल करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, √2gh। चलो डी टर्म में आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं डी ले लिया था वहां पे, इसलिए यहां भी ले ले। अगर कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट से फॉल करता है बच्चों, तो उसकी स्पीड जो हो जाती है अर्थ सरफेस पे कितनी हो जाती है, √2gh। अगर कोई अदर प्लेनेट पे एच हाइट से फॉल करे बच्चों, तो 2 इंटू जी डैश इंटू एच। ठीक है, यानी कि अगर कंपेयर करेंगे तो वी सेफ इज ऑलवेज लेस इक्वल √2 इंटू जी इंटू अर्थ का एच मैक्सिमम, यानी कि वी सेफ इसी तरह से सेम वी सेफ मस्ट बी लेस इक्वल √2 इंटू जी ऑफ दैट प्लैनेट इंटू एच मैक्स ऑफ दैट प्लैनेट। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गया बच्चों। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि अगर ऐसा केस बोल दे कि मैक्सिमम कितने हाइट से जंप कर सकता है, तो 2g एच मैक्स अर्थ के लिए मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू जी ऑफ दैट प्लैनेट इंटू एच मैक्स ऑफ दैट प्लैनेट। यानी कि बच्चों यहाँ पे जी ऑफ अर्थ एच मैक्स ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए इधर लिख रहे थे, अभी अर्थ का सिंबल लगा दिया, इज इक्वल टू जी ऑफ दैट प्लैनेट एच मैक्स ऑफ दैट प्लैनेट। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पे, राइट। यानी कि बच्चों जो एच मैक्स सेफ होगा यहाँ पे, वो एच मैक्स सेफ फॉर अर्थ बाई एच मैक्स जिस हाइट से
जंप कर सकता है ग्राउंड पे, दैट प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Gp/g, याद रख लेना। मतलब मून पर बच्चों 6 गुना ज़्यादा हाइट से नीचे गिरेगा तब तक वो सेफ रहेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि g ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g ऑफ अर्थ बाई 6, राइट। तो यहाँ से वो पता करोगे तो उतना केस नहीं। चलो बच्चों आगे देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा केस था अपना। अब एक बच्चों प्रॉब्लम आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको आप देखिए। पिछला वाला तो काफ़ी इजी था, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बच्चों एक जगलर बेस्ड प्रॉब्लम आ जाती है। जगलर क्या करता है? जगलर कुछ बॉल्स के साथ खेलते रहता है वो, है ना, और सारे बॉल्स को हवा में मेंटेन रखता है, राइट। तो उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है जगलर का, वो क्या होता है पता है? एन बॉल्स को जैसे वो रखा हुआ है, एन बॉल्स कंटिन्यूअसली इन एयर, हाथ में आते जा रहा है, थ्रो करते जा रहा है, सबको मेंटेन रख रहा है हवा में। कैसे रख पाता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसे बॉल आया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे सबको थ्रो करता है। मतलब पहले को थ्रो किया, फिर टी टाइम बाद दूसरे को थ्रो किया, फिर उसके टी टाइम बाद तीसरे को थ्रो किया, फिर उसके टी टाइम बाद चौथे को थ्रो किया, ठीक है। और सबको सेम स्पीड से थ्रोज ऑल द बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सेम स्पीड। टाइम इंटरवल between throwing two consecutive balls is same। ठीक है बच्चों। अगर पहले बॉल को यहां ध्यान से देखो, फर्स्ट बॉल को यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे थ्रो कर रहा है, तो सेकेंड बॉल को t इज इक्वल टू टी पे थ्रो करेगा, थर्ड बॉल को t इज इक्वल टू 2t पे थ्रो करेगा, फोर्थ बॉल को t इज इक्वल टू 3t पे थ्रो करेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है। सबको यू स्पीड से ही थ्रो करेगा, तो सपोज ही थ्रोज ईच बॉल विथ स्पीड u। ध्यान से देखो, तो वही बॉल दोबारा हाथ में कब आएगा? 2u/g टाइम के बाद, वो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, ठीक है। आफ्टर टी लिख दो कैपिटल टी, क्योंकि यहां पे वही एक हर एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच बॉल। ठीक है बच्चों। अब मान लो कि वो एन बॉल्स को थ्रो कर रहा है ना, तो मैं एक बात बताने वाला हूं। इफ ही थ्रोज एन बॉल्स या इफ ही मेंटेन एन बॉल्स इन एयर, सेम बात हो गई, ठीक है, यही बात है। यहां देखो, इफ ही मेंटेन्स एन बॉल्स इन एयर, याद रख लेना इसको, मैं इसको थोड़ा समझा भी दूंगा एक एग्जांपल लेके, पर याद रख लेना। इफ ही मेंटेन्स एन बॉल्स इन एयर, देन टाइम इंटरवल t between the throwing of two consecutive balls is t is equal to t/n। क्योंकि n बॉल को थ्रो करना है भाई, सबको इक्वल टाइम इंटरवल में थ्रो करना है भाई, है कि नहीं? यानी कि t इज इक्वल टू nt। मतलब
टी जो हो जाएगा, दो कंजिक्यूटिव बॉल्स को थ्रो करने के बीच में जो टाइम इंटर होगा स्मॉल टी, उसको कैसे रिलेट करेंगे कैपिटल सी टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट से, यानी कि 2u/g इज इक्वल टू एन टी यहाँ पे, यानी कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 2u/ng। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना आप, राइट। जैसे मैं ये चीज़ बता रहा था आपको, मैं ये फिर से समझा दे रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। चलो देखो, जैसे कि 4 बॉल हैं अपने पास, कितने बॉल हैं बच्चों? 4 बॉल। किसके पास? जगलर के पास है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला बॉल बच्चों, मान लो कि फर्स्ट बॉल जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे थ्रो किया, ठीक है। दूसरा बॉल जो है बच्चों वो t इज इक्वल टू टी पे थ्रो किया, क्योंकि टाइम इंटरवल दोनों के बीच में t का है। थर्ड बॉल जो है बच्चों वो 2t पे थ्रो किया। फोर्थ बॉल जो है बच्चों, फोर्थ बॉल जो है वो 3t पे थ्रो किया, ठीक है। अब फोर्थ बॉल 3t पे थ्रो किया है, तो दोबारा से पहले बॉल को कब थ्रो करेगा? t टाइम बाद। मतलब दोबारा से फर्स्ट बॉल को, फोर्थ के बाद दोबारा से फर्स्ट बॉल को कब थ्रो करेगा? 4t टाइम के बाद। मतलब सेम बॉल को थ्रो करने के बीच का टाइम इंटरवल क्या है? 4t, मतलब nt। और सेम बॉल दोबारा हाथ में कब आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया? चौथा बॉल यहाँ पे कब थ्रो किया? 3t टाइम के बाद, लेकिन पहला बॉल दोबारा कब थ्रो करेगा? 4t टाइम के बाद, माने nt टाइम के बाद, राइट। तो यही केस है बच्चों। यहां पे बच्चों मैक्सिमम हाइट वही हो जाएगा ईच बॉल के द्वारा, u²/2g के बराबर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट बच्चों, इसको ध्यान में आप रखें। आगे बढ़ते हैं। अ जगलर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन एयर। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स मैक्सिमम पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। अच्छा, पहला बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे चल जाता है तब दूसरे बॉल को थ्रो करता है। अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एक मिनट। He throws the next ball. Assuming that juggler throws n balls per second. पर सेकेंड n बॉल थ्रो कर रहा है बच्चों, मतलब 2 बॉल्स के बीच में टाइम इंटरवल कितना है बच्चों? यहां पे n बॉल्स पर सेकेंड, n बॉल्स बच्चों पर सेकेंड, यहां लिख लीजिए n बॉल्स थ्रो कर रहा है पर सेकेंड। यानी कि बच्चों पहले से दूसरे के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1/n सेकेंड्स। 1 सेकेंड में 4 बॉल थ्रो कर रहा होगा, तो 2 बॉल के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा? 1/4 हो जाएगा, राइट। अब बच्चों ये बोल रहा है कि दूसरे को तब थ्रो कर रहा है जब पहला मैक्सिमम हाइट पे आ जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा? u/g टाइम के बाद, तब इसको थ्रो कर रहा है। मतलब कि टाइम इंटरवल यहाँ पे u/g टाइम है, दैट इज 1/n है। यहाँ पे टाइम इंटरवल एक तरीके से कितना है? 1/n, और इस तरीके से u/g। दूसरे को कब थ्रो कर रहा है? जब पहला मैक्सिमम हाइट पे है, तो मैक्सिमम हाइट पे कब होगा? u/g टाइम के बाद होगा। तो यहाँ पे बच्चों लाइफ इजी है आपका, अब तो इजीली बन जाएगा आपका सवाल। यानी कि बच्चों यहाँ पे u कितना हो जाएगा? g/n, यानी कि h मैक्स जो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों u²/2g हो जाएगा, यानी g² n² इंटू 2g, यानी g/ यहाँ पे 2n², g/2n²। ध्यान से देखो बच्चों, समझ में आ गई चीजें? जगलर वाली बात। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस क्या करो भाई साहब, n बॉल्स को एयर में रख रहा है, ठीक है, u स्पीड से थ्रो कर रहा है, सारा बॉल u²/2g मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है। n इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। स्मॉल t इज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव बॉल्स, t इज
कि 2u/g। तो बच्चों क्या ही तकलीफ है यहाँ पे, राइट। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete the first half and the second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2। a ball is released from height h। अच्छी बात है बच्चों, h हाइट से रिलीज किया गया है। कहां से? ग्राउंड हाइट, ग्राउंड से h हाइट से, ठीक है। यहां से रिलीज किया गया है h हाइट से, रिलीज किया गया है मतलब बच्चों u0 है, रिलीज कर दिया गया इसको बच्चों, अच्छी बात है। ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब h/2 और h/2 की बात कर रहा है। t1 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ अगर d डिस्टेंस से फॉल करता था बच्चों तो टाइम कितना लगता था? √2d/g, यानी कि h/2 से अगर फॉल करेगा वही t1 टाइम, यानी कि 2 × h/2/g, यानी कि बच्चों ये √h/g। ठीक है बच्चों, अब हम ये पता करेंगे कि यहाँ से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा है। तो तब तक के लिए वो h हाइट फॉल कर चुका होगा, यानी टोटल टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम वो लगेगा बच्चों √2h/g। यानी कि बच्चों यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ आने में टाइम माइनस यहाँ से यहाँ आने में टाइम, मतलब कि ये t2 जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी इक्वल टू √2h/g माइनस t1, मतलब √h/g। मतलब t2 जो हो गया बच्चों वो √h/g, तो कॉमन में आ गया √2 - 1। t2 इज इक्वल टू मैंने सेकंड केस में क्या पता किया कि भाई h हाइट से फॉल किया। √2d/g कब लगाते थे? जब रेस्ट से वहीं से d नीचे आता था, है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ का नहीं पता कर सकते थे, क्योंकि रेस्ट से यहाँ से चलना चालू कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पता कर लेंगे डायरेक्टली, और यहाँ से यहाँ तक का पता कर लेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ से यहाँ में जितना टाइम लगा माइनस यहाँ से यहाँ में जितना टाइम लगा वही यहाँ से यहाँ में, वही अप्लाई करते हैं, राइट। सारा क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विथ अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट स्मॉल h। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच it is at a height h/3 while going up and coming down। अच्छी बात। A ball is thrown vertically upwards with a certain velocity so that it reaches maximum height h। ठीक है बच्चों, बना लेते हैं, शो कर देते हैं। u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया बच्चों, ये मैक्सिमम किस हाइट तक जा रहा है? स्मॉल h हाइट तक जा रहा है, अच्छी बात, ठीक है। अपन को पता है कि बीच में कोई ऐसा जगह आएगा, अच्छा h/3 ना, तो h/3 दिखने में कैसा लगेगा? देखो तो h/3 देखने में ऐसा लगेगा, यही h/3 से कब कब क्रॉस कर रहा है? एक तो ये t1 पे और लौटते समय t2 पे, यही दोनों टाइम पे क्रॉस करेगा, ठीक है। खूबसूरत बात, आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। मतलब बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? टॉप मोस्ट पॉइंट से इस हाइट का कितना डिस्टेंस है? h - h/3, मतलब कि 2h/3, यानी यही कंसीडर करेंगे d कि यहां से कितना फॉल किया है d। तो t1 कितना आ जाता था बच्चों, याद है अपना? t1 आ जाता था u/g माइनस √2d/g, और t2 जो आ जाता था बच्चों u/g प्लस √2d/g। याद आया कि नहीं आया? डी क्या रहता था? मैक्सिमम हाइट से उस पर्टिकुलर हाइट की डिस्टेंस, जिस हाइट से क्रॉस करने की बात कही गई है यहाँ पर, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम डी के जगह क्या पुट करेंगे बच्चों? 2h/3, तो यहाँ से t1 आ जाएगा अपना बच्चों u/g, ठीक है, माइनस √ यहाँ पे 2/g, और d का मतलब लिखेंगे बच्चों
2h/3, ठीक है। यानी कि T1 आ गया यहाँ से बच्चों U/G माइनस √4h/3g। सही है क्या बच्चों? सारा चीज यहाँ पे देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो। √2d/g, ठीक है। 2d, d कितना हो गया बच्चों? ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, ये अच्छी बात है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं थोड़ा सा इधर इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि अपना लाइफ इजी हो जाए बच्चों, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, है ना। सारा वैल्यू पुट करो बच्चों। तो T1 T2 यहाँ से आ जाना चाहिए। तो T1 पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद T2। तो U/G माइनस √, देखो बच्चों 4/3g तो रहेगा। h इज इक्वल टू, h तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लिया गया है बच्चों। h क्या लिया गया है? मैक्सिमम हाइट। h इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों U²/2g। अब पुट कर दो यहाँ पे U²/2g। तो यहाँ पुट करने के बाद बच्चों T1 इज इक्वल टू आ गया है U/G माइनस √, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और अंतर में आ जाएगा बच्चों U²/g², इसीलिए बाहर कर लो U/g, ठीक है। √, में आ गया बच्चों 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ है तो 2/3। इसी तरह से T2 जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा U/g माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 2/3, क्योंकि प्लस सेम थिंग है ना। तो सेम थिंग क्या आया है? ये वाला चीज़ आया है, तो सेम थिंग प्लस में सेम चीज़ आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों अगर T1/T2 आप करना चाहते तो U/g वाला टर्म खत्म हो जाता, 1 माइनस √2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2/3। यानी कि बच्चों ये सोल्व करने पे T1/T2 जो आ जाता कायदे से, वो कितना आ जाता? √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है, ये वाली चीज आपको बताई गई है। वो टेक्निक आपको अगर याद हो जाए तो सही है, क्योंकि इसीलिए मैं सारे टेक्निक्स को इलेबोरेट करते हुए चल रहा हूं। अगला सवाल बच्चों, ए एनसीसी पैरेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में अगर इसको हम बदले तो बच्चों 9 × 5/18, यानी कि बच्चों 5/2 मीटर पर सेकंड से मिलिट्री जा रहा है। आम के पेड़ के नीचे से जा रहा है, जिस पर एक मंकी बैठा हुआ है, और मंकी 19.6 मीटर हाइट पे है जी। यहाँ पे इतना लेना है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स ए मैंगो, अ कैडेट विल रिसीव द मैंगो हुई डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रीज। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मान लो कि ये आम का पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये रोड है, यहाँ से कोई तो जा रहा है, चुलबुल पांडे, है ना। ये कुछ तो U स्पीड से जा रहा है, तो इसको यहाँ पे कब पहुंचना चाहिए? जब मैंगो यहाँ से ड्रॉप होता हुआ नीचे पहुंचे, दोनों को साथ में एक जगह पे पहुंचना चाहिए, तभी ये मैंगो को कैच कर पाएगा। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, अगर 19.6 मीटर से ड्रॉप किया गया है, 19.6/2 डी से ड्रॉप करने पे √2d/g टाइम लगता है, यानी कि 2 सेकेंड टाइम लगेगा बच्चों। और सारा मिलिट्री मैन जो है, सारा एनसीसी का जो बच्चा लोग है, जो भी है यार, 2.5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, यानी कि जो 2 सेकंड में यहाँ पहुंच पाता वही आम को कैच कर पाता। यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड से चलने वाला 2 सेकंड में कितना चला होगा? 5 मीटर। तो जो 5 मीटर पीछे रहा होगा वही यहाँ पहुंचा होगा, है कि नहीं। कितना लाइफ इजी है बच्चों, क्या क्या बताऊं। वाटर ड्रॉप्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट ए पर्टिकुलर रेट। मतलब कि बच्चों टैप है, यहाँ पे नल का पानी है, जल ही जीवन है। तो ये जो नल का पानी है बच्चों, टप, फिर टी टाइम बाद दूसरा टप, फिर टी टाइम बाद तीसरा टप, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे टप 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 ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। टप 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 कर रहा है, ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन द ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व एट 4 सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज इतना।
क्या बोल रहा है? द स्पेसिंग बिटवीन ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल, मतलब 4 सेकेंड बाद कितना नीचे आ जाएगा बच्चों, बताओ तो। कोई एक बॉल, कोई एक ड्रॉप, सॉरी बॉल नहीं, ड्रॉप हो रहा है यानी यू जीरो है, मतलब नीचे जो डिस्टेंस चला है वो डिस्टेंस जो हो गया है कितना हो गया बच्चों, 1/2 इंटू जी इंटू 4 का होल स्क्वायर, यानी कि बच्चों 8 इंटू जी का वैल्यू 9.8 लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो इससे बाद ड्रॉप हुआ होगा वो कुछ यहां रहा होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, 34.3 का। तो बच्चों टी टाइम इंटरवल है, इसका मतलब है इससे ये टी टाइम पहले टपका होगा, यानी कि इसमें अगर 4 सेकेंड फॉल किए हुए हुआ तो इसको फॉल किए हुए 4 - t सेकेंड हुआ होगा, यानी कि ये कितना डिस्टेंस चला हुआ होगा। तो इसको मान लेते हैं कि इसको S1 मान लेते हैं, इसके डिस्टेंस को S1 मान लेते हैं, तो इसके डिस्टेंस को S2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे S2 जो हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू जी इंटू यहाँ पे 4 - t का होल स्क्वायर, इतना ही डिस्टेंस चला हुआ होगा। मतलब कि बच्चों S1 - S2 यहाँ पे अपने पास आ रहा है कितना, 34.3 बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 8g, यानी कि g कॉमन ले लो, 8 - 4 - t का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 34.3, यानी g यहाँ पे कितना है बच्चों 9.8। तो बच्चों सोल्व करो इसको, क्या आ रहा है आंसर। तो g इधर जाएगा, t की वैल्यू एक्चुअली में बच्चों जो आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, यहाँ पे देख लेना, क्योंकि बच्चों g यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.8, तो यहाँ पे 8 - 4 - t का होल स्क्वायर बाई 2 34.3 डिवाइडेड बाई 9.8 अगर करोगे बच्चों तो हो जाएगा लगभग 3.5, मेरे को लग रहा है कितना हो जाएगा बच्चों 3.5, यानी कि ये टर्म होना चाहिए 4.5, यानी कि ये 1 होगा तभी होगा, यानी t इज इक्वल टू 1 होगा। सोल्व कर लो बच्चों, ये 3.5 तभी होगा जब ये टर्म 4.5 हो जाए, और इस टर्म को 4.5 होने के लिए 4 - t के होल स्क्वायर को 9 होना पड़ेगा, तभी 9/2 जो हो 4.5 होगा, यानी 4 - t को 3 होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं बता दूं, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद सारे ड्रॉप टपक रहे हैं। एक ड्रॉप 4 सेकेंड पहले ड्रॉप किया था, तो और पीछे वाला उसका जो ड्रॉप है 4 - t सेकेंड पहले ड्रॉप किया होगा, तो 4 सेकेंड में जितना चला माइनस नेक्स्ट वाला 4 - t टाइम में जितना चला, दैट इज इक्वल टू 34.3। तो यहीं से अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। आज के लिए इतना ही नहीं, एक और सवाल। A tennis ball is released from a height h, and after free falling on a wooden floor it rebounds and reaches at height h/2. The velocity versus height of the ball during its motion. बच्चों जब नीचे की तरफ आ रहा होगा अच्छी बात है, ठीक है, कितने हाइट से ड्रॉप किया गया है, पहली बात तो ये देखो, सारा चीज़ हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये बच्चों एच हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है क्या, देखो तो, ए टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एच, मतलब कि एच हाइट से रिलीज किया गया है इसको, ठीक है, एच हाइट से रिलीज किया गया है। और यहाँ से जो हाइट है वाई है बच्चों, हाइट वही जनरल हाइट, ये तो एच हाइट हो गया ना, ये वाला टोटल हाइट एच हाइट, तो जनरल हाइट वाई है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0 है ग्राउंड से, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एच है बच्चों, है ना। एक वुडन फ्लोर पे टपकता है और बच्चों फिर से h/2 हाइट तक जाता है ऊपर। तो पूछ रहा है कि द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाई। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, जब ये y हाइट पे होगा बॉल,
ग्राउंड से, तो आते समय मतलब ड्यूरिंग फॉलिंग, नोट आफ्टर रिबाउंसिंग, ड्यूरिंग फॉलिंग टाइम, अगर कोई वाई हाइट पे रहता है बच्चों ये ग्राउंड से, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी होगी, नीचे की तरफ हो चुकी होगी, कितनी, h माइनस वाई, नीचे की तरफ कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी होगी, सॉरी h माइनस वाई, एक मिनट, इक्वेशन लिखना पड़ेगा बच्चों, ऐसे ही नहीं है, h माइनस वाई, यानी एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस ऑफ h माइनस वाई, राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नीचे आते समय, किसी भी टाइम पे वी स्क्वायर ड्रॉप किया गया है, नहीं u तो जीरो है, माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 माइनस ऑफ h माइनस वाई, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2g इंटू एच माइनस वाई, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस 2gy, यानी कि यहाँ y और वी स्क्वायर के बीच में देखने से तो लग रहा है ये टर्म कांस्टेंट है बच्चों, पैराबोला बनेगा बच्चों, है कि नहीं। यानी यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2gy इज इक्वल टू आ गया बच्चों यहाँ पे 2gh माइनस वी स्क्वायर बच्चों, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया बच्चों h माइनस वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, y इज इक्वल टू इतना आ गया है बच्चों, ठीक है, यानी कि y के अबाउट पैराबोला बनेगा, y के अबाउट पैराबोला बनेगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता था या माइनस एक्स स्क्वायर रहता था, तो y एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनता था, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर रहता था, तो निगेटिव y एक्सिस के अलोंग खुला हुआ पैराबोला बनता था, ओपन पैराबोला बनता था। तो यहाँ पे बच्चों पैराबोला बनेगा किधर, निगेटिव y एक्सिस की तरफ खुला हुआ, तो निगेटिव y एक्सिस की तरफ खुला हुआ पैराबोला ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो है कौन, ये है। इसको देख लो बच्चों, है कि नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे पॉइंट लोगे तो h है, और h पे वेलोसिटी जीरो है, तो h पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी देख लो y इज इक्वल टू h है, तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगा, पुट करके देख लो यहाँ पे, ठीक है, लाइफ इजी है बच्चों, पैराबोला एक यही आ रहा है। हम इसका दूसरा केस भी डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, रिबाउंड करने के बाद फिर से पैराबोला बनेगा, इक्वेशन लिखोगे तो, ठीक है, रिबाउंड करने के बाद फिर चेक कर लें, ठीक है, वो भी चेक करके बता दे रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो रिबाउंड करने के बाद बच्चों किस स्पीड से रिबाउंड कर रहा होगा, आफ्टर रिबाउंडिंग किस स्पीड से रिबाउंड कर रहा होगा कि मैक्सिमम हाइट h/2 तक ही जाए, यानी कि u अंडर रूट 2g इंटू h/2, मतलब अंडर रूट GH स्पीड से रिबाउंड कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर रिबाउंड करते समय हम चेक करें, इक्वेशन लिखें, तो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी 2 इंटू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ अगर y गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी y है बच्चों, यानी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर माइनस यू स्क्वायर क्या है, ch है, मस्ट बी माइनस 2gy, यानी कि बच्चों कभी भी यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू अगर लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकते हो, बताओ। यहाँ पे लिखोगे बच्चों h/2, क्योंकि हाँ h/2 लिखोगे क्या, एक मिनट रुक जाओ, लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं हो पाएगा काम। क्या लिखोगे आप, 2gy इज इक्वल टू GH माइनस वी स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू h/2 माइनस वी स्क्वायर बाई 2g,
ये भी पैराबोला निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही बनेगा। तो ये भी देखो पूरा केस इस पे जस्टिफाई हो गया बच्चों। अभी के लिए इतना ही, थोड़ा मूड आज उतना एक्टिव नहीं था, फिर भी आप समझने की कोशिश करना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा मूड हल्का हल्का था, फिर भी कोई बात नहीं है, मैंने पूरा चीज़ आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया है। इक्वेशन लिखिए, पैराबोला का आपको इक्वेशन आता ही है, बस वाई और एक्स के जगह कोई दो और फिजिकल क्वांटिटीज आ जाते हैं, बस और कोई बात है नहीं। तो ग्राफ में बस यही चेक करना होता है, रिप्लेस करना होता है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए एंजॉय।